अब से करीब 3 साल पुरानी ये बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक थाना लगता है चमनगंज। चमनगंज थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास रही होगी, अपने ही बाथरूम में जब वो कपड़े बदलने के लिए जाते हैं, कपड़े बदल के आराम से निकल जाती है। उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था, इल्म नहीं था कि उसके ही बाथरूम के अंदर किसी ने स्पाई कैमरा लगा दिया है। यानी कि जो भी बाथरूम के अंदर आएगा, जो भी हरकतें करेगा, वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद जिसने वो कैमरा लगाया हुआ था उसे निकालता है। निकालने के बाद उसकी वीडियो अपने मोबाइल में लेता है। मोबाइल में वीडियो लेने के बाद वो आराम से तसल्ली से इस बात को देखता है। देखने के बाद अपनी ही बहन, यानी कि जो उस लड़की का भाई होता है, वो अपनी बहन के सामने जाता है और सामने जाने के बाद कहता है कि तुम्हें एक वीडियो दिखाना है। जब बहन वीडियो देखने वाली बात आती है तो उससे कहता है कि वीडियो को सिर्फ अकेले में देखना है और कोई नहीं होना चाहिए। और वो इसी वक्त की तलाश में था जब घर में कोई नहीं होता है। तब लड़का अपनी ही बहन को वो वीडियो दिखाने लगता है। बहन उस वीडियो को देखने के बाद पसीने पसीने हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। अपने ही भाई के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि भाई तुमने ये सब क्या किया, ऐसा क्यों किया। जब भाई ने ये बात सुनी तो भाई के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बहन रो जरूर रही थी, लेकिन यहाँ से वो अपनी बहन को ब्लैकमेल करने लगता है। ऐसा ब्लैकमेल करने लगता है जैसा भाई कहता है, बहन को फिर वैसा ही करना पड़ता है। उसके बाद ये फिर एक शुरुआत होती है। ऐसी शुरुआत होती है कि अब उसकी बहन उसके पूरी तरह से चंगुल में आ जाती है और जो उस लड़के के अंदर डर था, वो डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसके बाद उसने उस बाथरूम का ऐसा सहारा लेना शुरू कर दिया। बाथरूम के दरवाजे में एक ऐसा सुराख करता है। सुराख करने के बाद वहाँ पर उस कैमरे को छिपाता है। अब जो भी इस बाथरूम के अंदर जाता है, चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी चाची, भाभी, भतीजी, या फिर घर में आने वाला कोई रिश्तेदार या आसपास के बच्चे जब खेलने के लिए आते हैं और कभी बाथरूम में जाने की कोशिश करें, तो वो सब उन सब को वो बारी बारी से ऐसे ही रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करते करते उसने अपने मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसके बाद मौका पाते ही उनका वो वीडियो से ब्लैकमेल भी करता था। लेकिन ये वक्त का पहिया जब आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद वो नहीं जानता था कि कभी पकड़ा भी जाएगा। इसलिए क्योंकि जो विरोध करने वाले थे वो विरोध कर ही नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते। और ये बात एक दिन ऐसी बात होती है कि भारत की सीमा को पार कर जाती है और भारत की सीमा पार करने के बाद गूगल से ये मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद ये कहानी खुल जाती है। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बार बार ये पूछ रहा था कि साहब तुमने मुझे पकड़ा कैसे। आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार ये घटनाक्रम खुला कैसे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 10 जुलाई 2026 की सुबह की ये बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना चमनगंज लगता है और एक करीब 25 साल का एक लड़का है जो कि परचून की दुकान चलाता है और बच्चों के डायपर बेचता है। पुलिस की टीम उसको पूछती पूछती उसके दुकान पर पहुंच जाती है और जैसे ही उसके दुकान पर पहुंचती है तो उससे पहले तो सौदेबाजी वाली बात करते हैं, सामान लेने की बात करते हैं। पुलिस ये कंफर्म करना चाहती थी कि हम जिसको पकड़ने के लिए आए, जिसको गिरफ्तार करने के लिए आए, क्या ये वही लड़का है या कहीं दूसरा लड़का है। जैसे ही पुलिस ने उससे बातचीत की, बातचीत करने के बाद कुछ सामान मंगा खाने पीने का। उसके बाद फिर बातचीत करते करते पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करते हैं। लड़का आराम से बेफिक्र होकर पूरी कहानी बता रहा था जैसे जैसे पुलिस उससे पूछ रही थी। इसी बीच में उस लड़के का मोबाइल ले लिया जाता है क्योंकि पुलिस ने अब अपने बारे में बता दिया कि हम पुलिस हैं और हम लोग थाने से आए हैं, तुम्हारी कुछ इंक्वायरी है, तुम्हारी कुछ बातचीत करनी है तुमसे। जैसे उस लड़के ने ये बात सुनी, थोड़ा सा वो घबराया, लेकिन वो उसे इतना कॉन्फिडेंट था कि वो शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही उस लड़के का मोबाइल पुलिस के हाथ में आता है, पुलिस के हाथ में आने के बाद पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई कोड लगा हुआ था। बिना किसी कोड के, बिना किसी नंबर के वो खुल ही नहीं सकता। उसमें फिर पुलिस ने उससे पूछा कि हमें तुम्हारी गूगल ड्राइव पे जाना है। जैसे ही गूगल ड्राइव का नंबर आता है तो उस पर भी लॉक लगा हुआ था। पुलिस ने आखिरकार उससे कोड पूछा। कोड पूछने के बाद उसके गूगल ड्राइव जब खोल के देखा तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके मोबाइल में करीब करीब 20 से 25 वीडियो थी जो उसके मोबाइल में थी। उसमें चाहे 8 साल की लड़की हो, 10 साल की लड़की हो, या फिर ज़्यादा उम्र की महिला हो, चाहे उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र की महिला हो। मतलब कुल मिला के ये है कि वो महिला जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं, छोटी बच्चियों के पास वो अंधेरे में जाता है। उनके जाने के बाद उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो टच कर रहा है और टच करने के दौरान उस वीडियो को वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसे अपने मोबाइल में सहेज कर रख लेता है। जब बिल्कुल वो अकेला होता है तो अकेले वक्त में इस तरह की वीडियो देखता है। पुलिस उन वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश कर रही थी इसने और किस तरह की वीडियो बनाई है। तो पता चलता है कि जैसे कोई महिला बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो नहाने के दौरान जो भी उसके अपने कपड़े उतारना या फिर शरीर पर जो भी अपना काम करना होता है नहाने के दौरान,
वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर लिया करता था और ऐसे ही रिकॉर्ड करने के बाद उनको ये ब्लैकमेल भी किया करता है। अब ये जो पुलिस ने उसको दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद उससे पूछा कि कौन क्या कैसे, ये सब लड़की कौन है, ये क्या लगती है तुम्हारी, हर एक वीडियो में दिखने वाली लड़की महिला के बारे में जब पूछा जाता है तो वो इत्मीनान से बारी बारी से सभी के बारे में पूरी कहानी बता देता है। लेकिन पुलिस उससे बस ये पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तब उसने बस एक जवाब ऐसा दिया जिसको सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, उनका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। वो कहता है कि साहब मुझे ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता था। बस जैसी बात पुलिस ने सुनी, मज़ा आता था। पुलिस को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन गुस्से में वो ज़्यादा कुछ कदम नहीं उठा पाते। पुलिस ने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद सीधा थाने लेके आ जाते हैं और जैसे ही उसको थाने लेके आते हैं तो उसके घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को, सबको पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी और उस लड़के को उठाकर सीधा थाने लेके चली गई है। जैसे ही वो थाने जाता है, थाने जाने के बाद पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछता है, साहब आपने मुझे पकड़ा कैसे। जब बात पकड़ने की आती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने इसकी शुरुआत कैसे की, पहले ये बताओ, उसके बाद फिर हम तुम्हें बताएंगे पकड़ा कैसे। फिर ये मीडिया में जो कहानी पूरी निकल के आती है, बात इस तरह से निकल के आती है, करीब 3 साल पहली बात है, उसकी चचेरी बहन होती है जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 18 साल के आसपास रही होगी। वो बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए जाती है। इसने पहले से ही बाथरूम के अंदर अपना कोई कैमरा वगैरह फिट कर दिया था। कैमरा फिट करने के बाद जब उसकी बहन बाथरूम से कपड़े बदल कर निकल जाती है, वो उस कैमरे को निकालता है। निकालने के बाद देखता है, उसे देखकर तसल्ली हो जाती है, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। डर भी लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था कि ये बात अगर घर वालों को, परिवार वालों को, किसी को पता चल गई तो घर वाले बहुत ज़्यादा डांटेंगे, पीटेंगे। इसलिए वो कुछ टाइम तो शांत रहता है लेकिन अंदर से हिम्मत आती है और अपनी ही बहन से कहता है कि बहुत ज़रूरी एक वीडियो है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसे वीडियो को हम अकेले में देखेंगे। जैसे ही बहन ने ये बात सुनी, अकेले का वक्त निकाला जाता है। उसके बाद फिर वो बहन को वीडियो दिखाता है और बहन को वीडियो दिखाने के बाद उसके साथ फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी की बहन तो उसके अंदर दिखाई दे रही थी। उसने साफ साफ कहा कि इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा और तेरी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। जब इस तरह की बात वो अपनी बहन से करता है तो उसकी बहन भी खुद हैरानी में पड़ जाती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, वो अपनी ही बहन के साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। हद तो तब हो जाती है जब उसकी 8 या 10 साल की भतीजी होती है और जो बिल्कुल वो अकेले में होती थी, तब उसके साथ वो गंदी हरकतें किया करता था। न केवल गंदी हरकत करता था बल्कि उसका वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया करता था। उसके शरीर के जो प्राइवेट हिस्से होते थे उनको छूता था और छूते हुए वो वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में सहेज दिया करता था। उसको हमेशा डर रहता था, डर इस बात का कि मोबाइल कभी किसी के हाथ में लग गया तो ये वीडियो कोई देख लेगा। इसलिए अपनी सारी की सारी वीडियो को वो गूगल ड्राइव पर सेव कर दिया करता था और गूगल ड्राइव पर हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता है। ऐसे ही उसने अपनी चाची का वीडियो बनाया और चाची का वीडियो बनाने के चाची के साथ भी उसने ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य किया। उसने अपनी भाभी का वीडियो बनाया और जब भाभी का वीडियो बनाता है तो उनके साथ भी वो ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य कर लेता है। उनको भी वो अपनी बहन की तरह ब्लैकमेल करता है। अगर दैनिक भास्कर रिपोर्ट की माने तो उसने अपनी चाची के साथ भी शारीरिक दुष्कर्म किया और उसने अपनी भाभी के साथ भी शारीरिक दुष्कर्म किया और उसने बहन के साथ भी ऐसे ही शारीरिक दुष्कर्म किया। ये सब करता रहता है और ये वीडियो, फोटो, ये सब अपलोड करता रहता था गूगल पे। लेकिन गूगल जो होता है वो बच्चों के मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बच्चों की कोई भी आपत्तिजनक फ़ोटो हो, कोई भी गलत चीज़ हो, वो एकदम से उसके एआई जो होता है वो अलर्ट मोड पर आ जाता है, यानी कि एक फ्लैग देता है, एक सूचना देता है। और जैसे ही उसने ये सूचना दी तो सूचना देता है ये गूगल ड्राइव से ये सूचना पहुंच जाती है NCMEC यानी कि राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र। और जैसे ये उसके पोर्टल पे ही सूचना पहुंचती है तो उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार तक पहुंच जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैसेज को सीधा उत्तर प्रदेश में भेजा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मैसेज को फिर कानपुर पुलिस को भेजा और कानपुर की जो साइबर क्राइम होती है उसके पास ये मैसेज पहुंचता है तो उनके पास फिर इस लड़के का नंबर भी आता है और जीमेल की आईडी भी आ जाती है। जैसे नंबर आता है उस नंबर को जब पुलिस डायल करती है तो डायल करने के बाद वो नंबर बंद था, यानी कि काम नहीं कर रहा था। लेकिन पुलिस शांत नहीं बैठती, हालांकि पुलिस को वक्त लगता है लेकिन वो सही आदमी तक पहुंचना चाह रही थी। इसलिए पुलिस ने, वो नंबर तो बंद हो चुका था लेकिन जब हम कोई मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में एक नंबर होता है IMEI नंबर जो होता है। पुलिस ने जब उस नंबर को सर्च करना शुरू किया तो उस पर एक नया मोबाइल नंबर था जो जनरेट हो चुका था, वो नया मोबाइल नंबर चल रहा था। पुलिस ने अब नए मोबाइल नंबर पर जो कॉल किया तो कॉल करने के बाद पता चल जाता है वो व्यक्ति कहाँ पर रहता है, कहाँ नहीं रहता है, क्या काम करता है, उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है,
उसके परिवार के सदस्य में कौन कौन सदस्य हैं, सबके बारे में जानकारी मिल जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जब लाती है तो सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार बीएनएस की धारा 75, 77 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज कर देते हैं। लेकिन परिवार वालों को जब ये जानकारी मिलती है तो परिवार वालों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। परिवार वाले हाथ जोड़ते हुए पुलिस के सामने कहते हैं कि साहब, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दीजिए, अब भविष्य में कभी ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। परिवार ने जो कुछ कहा पुलिस की बात समझ में नहीं आई। लेकिन हैरानी इस बात की तब ज़्यादा होती है जब इस लड़के को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जब खड़ा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जब दो वकीलों की जिरह भी होती है आपस में, जब देखा जाता है तो इस लड़के पर जो धाराएं लगाई थी वो धाराएं थोड़ी सामान्य होती हैं और सामान्य धारा होने की वजह से उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। जितना इस घटनाक्रम ने शोर मचाया था, जितनी बात दूर दूर तक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, उसके माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। लेकिन उससे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वो जेल में नहीं जा पाता, सलाखों के पीछे नहीं जा पाता। अब क्या पुलिस ने ये जानबूझकर ऐसा किया या पुलिस से ये गलती हुई या उनकी पुलिस की लापरवाही, ये तो खैर पुलिस ही जाने। लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि करीब 25 साल का वो लड़का आखिरकार अपने ही घर की बहन, बेटी, भतीजी, जो भी घर की सदस्य हों, रिश्तेदार हों, जो भी घर में आता जाता हो, उनको बाथरूम में नहाता हुआ देखना उसको अच्छा लगता था। उनके बाथरूम में कपड़े बदलने का उसे बहुत अच्छा लगता था। जब पुलिस उससे पूछती है तो वो कहता है कि साहब, मुझे बहुत मज़ा आता था। जब इस तरह की बातें, तो शायद कोई खूंखार किस्म का पुलिस वाला होता तो उसे मार मार के उसको सीधा कर सकता था। लेकिन पुलिस के भी हाथ कानून से बंधे हुए हैं और कानून ने उसको 24 घंटे में शायद जमानत दे दी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको जाते जाते ये भी बताना है कि यदि किसी के घर में इस तरह की कोई घटना हो रही हो और वो लड़की डर की वजह से कुछ कह ना पा रही हो, तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। आप 112 नंबर पर फ़ोन करके गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं। आप 1090 पर ये सूचना दे सकते हैं। साइबर की जो धाराएं हैं उसमें दे सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, गूगल जेमिनाई से पूछ सकते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो हम किस तरह की मदद लें। तो गूगल जेमिनाई आपकी पूरी हेल्प कर देगा और जैसे ये लड़का पकड़ा गया है वैसे ही आरोपी पकड़ा जाएगा और आपका नाम, आपका पता, आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। जाते जाते पुणे के रहने वाले हैं मंगल कांबले, जिनका नाम है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हिमांशु सिंह, आसिफ अली चौधरी, मोहम्मद अबान, राकेश बघेल, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, नवाब सिंह, दानपाल वर्मा, अनुराग सिंह, उपासना शर्मा, एडवोकेट पंकज शर्मा, लखन सिंह राघव, सूरज कुमार सिंह, कुलदीप कोहली, पुनीत पांडे, बलराम सिंह यादव, हेमलता सिंह, नजरत अली, कमलेश कुमार, विनीश कुमार, प्रदीप कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।